Hello everyone, I am Dr. S.L. Verma. Today we are going to study a poem. The title of the poem is Go and Catch a Falling Star by John Donne. ये जो पोएम है वह मेटाफिजिकल पोइट्री का पार्ट है, पोइट्री में इंक्लूड है। और जॉन डन जो है बहुत रिनोन मेटाफिजिकल पोइट हैं और इस पोएम को कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी इंक्लूड किया हुआ है। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो है वो बहुत छोटा हो और आप इस पोएम को अच्छे से समझ भी सकें, एग्जाम में लिख भी सकें। तो मैं सबसे पहले आपको इस पोएम का हिंदी में अर्थ बता दूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा। तो हिंदी में मैं आपको सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इस पोएम में जो मेन बात है वो है कि पोएट जो हैं एक सिनिकल मूड के साथ में, सिनिकल टोन के साथ में कहता है कि कई सारे जो इम्पॉसिबल टास्क हैं वो आपके द्वारा किए जा सकते हैं, लेकिन एक ट्रू एंड वर्चुअल मतलब ब्यूटीफुल बोट वी कैन से दैट वर्चुअस ट्रू एंड ब्यूटीफुल वुमन फाइंड करना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। ये पोइट्स के अपने विचार हैं। अब उन्होंने किस मूड में, किस वजह से, कैसे क्या लिखा है, बट चूंकि ये पोएम जो है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट है तो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गेट विथ चाइल्ड एंड मैंड्रेक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और हु क्लेव द डेविल्स फुट। ये पहला स्टांजा है आपका। आप देखिए पोइट्स कहता है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ये जो है वो कह रहा है कि जाओ और टूटते हुए तारे को भी आप शायद पकड़ सकते हो, पकड़ लोगे। गेट विथ चाइल्ड मैंडेटूड, ये जो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ये जो लाइन है ये एक तरह का मेटाफर है। क्या मेटाफर है? मेटाफर किसी को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे ही इज ए लायन, तो वो लायन तो नहीं है लेकिन उसको लायन की कैपेसिटी मतलब उपमा उसको दी होती है। तो इसमें गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, तो फॉलिंग स्टार को पकड़ा तो जा नहीं सकता, लेकिन ये मेटाफर है। और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टू फाइंड अ ब्यूटीफुल एंड ट्रू वुमन, एक सच्ची और सुंदर महिला को पाना कितना मुश्किल है। मतलब गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जैसा है ना। गेट विथ चाइल्ड मैंड्रेक रूट, ये बिब्लिकल एल्यूजन है कि मैंड्रेक रूट से बच्चे का जन्म हो जाए। एक पेड़ है मैंड्रेक रूट, उसके जड़ों से बच्चे को रोने की आवाज आती है, तो वो कहता है मैंड्रेक रूट से भी हो सकता है बर्थ हो जाए। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, जो बीते हुए समय, वर्ष जो है, समय कहाँ गया वो भी आप शायद बता सकते हो। और हु क्लेव द डेविल्स फुट, और जब पहली बार जब शैतान पृथ्वी पर आया था तो उसने अपना पाँव कहाँ रखा वो भी आप पता कर सकते हो। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, मरमेड्स जो हैं एक कैसे था जल परी, उनकी सिंगिंग भी आप सुन सकते हो। बट और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, और आपका जो व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है ईर्ष्या भाव, वो भी हो सकता है कि आदमी खत्म कर दें। बट एंड फाइन वोट वीन सर्व टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, पर वो कहता है कि इस तरह का पाना एक महिला जो वाकई में बहुत सुंदर हो और बहुत ही क्या कह सकते हैं ऑनेस्ट माइंड हो, ऑनेस्ट हो, ये पाना बहुत ही मुश्किल है। ये 9 लाइन का पहला स्टंजा है पूरा, ये जो कविता है वो। और इसकी राइम स्कीम में आप देख सकते हैं, स्टार RAA है ना, स्टार, यहाँ इसकी राइम स्कीम A B फिर वापस A और फिर B, फिर सिंगिंग स्टिंगिंग C फिर फाइंड और विन D और D। एक तरह से सॉन्ग टाइप है, मतलब 9 लाइन का स्टांजा है। तो ये इसका अर्थ है। अब आप अगले स्टांजे पे चलें। इफ यू बोर्न टू स्ट्रेंज साइड्स, यदि आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप स्ट्रेंज साइड्स को देख सकें। थिंग्स इनविजिबल टू सी, जो चीजें इनविजिबल हैं, दृश्य नहीं हो सकती, उनको भी आप देख सकें। राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, और उनको देखने के लिए आप 10,000 डेज एंड नाइट्स। आप ये देखें, ये जो है हाइपरबोली है, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी जो फिगर ऑफ स्पीच है ये कौन सा है? हाइपरबोली। हाइपरबोल जो होती है वो किसी भी चीज को हाइपरबोल किसी भी बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर कहना है ना, मतलब लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो जाए, उसको अपन कहते हैं हाइपरबोल। और एग्जेजरेशन भी बात को बड़ा चढ़ा कहा जाता है, लेकिन उसमें
यदि मतलब एक हद तक ऐसा लगता है कि ये संभव भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ आई हैव लॉट ऑफ वर्क, आई हैव टन्स ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत सारा काम है, तो हो सकता है बहुत सारा काम हो। लेकिन मैं कहूँ कि ये ना, जैसे आई हैव अ वर्क इक्वल टू व्हाट वी से अ माउंटेन, तो इस तरह का मतलब जो है वो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो जो इम्पॉसिबल जो कंपेरिजन होता है उस तरह का हाइपरबोल कहलाता है। तो राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, आप 10,000 दिन और रात, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है डियर, हाउ मेनी डेज एंड नाइट्स आर व्हाट वी से मेंशन्ड इन द पोएम, तो दैट इज 10,000 डेज एंड नाइट्स। तो यदि आप 10,000 डेज और नाइट्स चलें और उसके बाद टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, कि आपके बाल जो है वो घूम घूम करके स्नो हो जाए, स्नो जैसे हो जाए, कलर जैसे बर्फ जैसे हो जाए, सफेद हो जाए। यू व्हेन यू रिटर्न विल टेल मी ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफॉल दी, तो आप जब लौटोगे तब मुझे, व्हेन यू रिटर्न, जब आप लौटोगे, रिटर्न मतलब लौटना, व्हेन जब आप लौटोगे तो मुझे आपने जो जो भी आश्चर्य, स्ट्रेंज वंडर्स, जो जो भी आपने आश्चर्य देखे वो बताएंगे। एंड स्वीयर, पोएट कहता है लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मैं इस बात को निश्चितता से कहता हूँ, नो वेयर, कहीं पर भी क्या नहीं मिलेगा आपको, लीव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, एक ऐसी महिला आपको नहीं मिलेगी, मतलब इतने आश्चर्य मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक ऐसी महिला नहीं मिलेगी जो ट्रू हो, मतलब अपने हस्बैंड, अपने प्रेमी के प्रति सच्ची हो और दिखने में भी अच्छी हो, फेयर हो। ठीक है, पोएट्स के अपने विचार हैं और इस पोएम का मेन जो थीम है वह भी यही है। तो इफ यू फाइंड वन लेट मी नो, अब पोएट कहता है कि इफ यू फाइंड वन, यदि आपको एक भी ऐसी मिले तो आप मुझे बताना, लेट मी नो, इफ यू फाइंड वन लेट मी नो, मुझे बताना। सच ए पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब इस तरह से धार्मिक यात्रा होती है ना, उसको पिलग्रिमेज कहते हैं। तो वो कहता है कि यदि ऐसी महिला को मिलना, वर्ड स्वीट, मिलना मेरे लिए धार्मिक यात्रा जैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। यट डू नॉट, लेकिन मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, उस महिला को मिलने नहीं जाऊंगा। आई वुड नॉट गो, क्यों नहीं जाऊंगा, यट डू नॉट, आई वुड नॉट गो, क्यों नहीं जाऊंगा। दो अट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, वो कहता है कि हो सकता है कि हम अगले दरवाजे पर, वो मेरे जस्ट पड़ोस में वो महिला रहती हो, नेक्स्ट दरवाजे पे हो। दो शी वर ट्रू, क्योंकि वेन यू मेट हर, जब आप उसको मिले उस समय वह सच्ची थी, उस समय वह अपने लवर के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति डिवोटेड थी। लेकिन जब तक, एंड लास्ट टिल यू वर राइट योर लेटर, लेकिन जब तक तुमने तुम्हारा ये पत्र जो है मुझे लिखा उसके बारे में बताने के लिए, यू राइट अ लेटर, जब तक तुमने मुझे बताने के लिए पत्र लिखा, यट शी विल बी, तब तक ही वह क्या हो जाएगी, फॉल्स, वह गलत हो जाएगी, वह झूठी हो जाएगी। वह और आई कम टू 2 और 3, वह किसी एक या दूसरे या तीसरे व्यक्ति के साथ चली गई होगी, वह सच, उसकी सच्चाई जो है वह खत्म हो चुकी है। अब देखिए ये इनके अपने विचार हैं। हमारे यहाँ तो मतलब इंडिया की बात करें, खास करके राजस्थान की बात करें, तो महिलाओं ने, रानियों ने, है ना, और उनके पूरे किले की महिलाओं ने, और कई सारी महिलाओं ने अपने जो है जोहर किया है, अपने आप को अग्नि के सुहा किया, अपने मान सम्मान, अपनी मर्यादा, अपनी क्या कह सकते हैं उसको बचाने के लिए, है अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को, अपने आत्मसम्मान को। और महिलाएं जो इतनी मतलब अपने यहाँ रही, सत्यवान सावित्री की अपन जो कविता जो कहानी सुनते हैं, उसमें वो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आती हैं। तो अपनी जो संस्कृति है, अपने जो यहाँ के जो विचार हैं, यहाँ के जो कल्चर हैं, वो तो डिफरेंट है। अब उन्होंने ये किस विचारों से प्रभावित होकर लिखा है वो तो वही बता सकते हैं, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। लेकिन हाँ, ये कविता जो है, एक बात जरूर है कि चूंकि ये जो है अधिकतर यूजी सिलेबस में है, तो यू बी अटेंटिव टुवर्ड्स योर टारगेट ओनली, टुवर्ड्स योर स्टडीज, दैट इज व्हाट वी से पॉजिटिव पार्ट ऑफ आवर दिस पोएम। ओके, अब आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लें कि जॉन डन के बारे में क्या है। तो जॉन डन वॉज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री के फाउंडर माने जाते हैं। और हिज पोएम मिक्स लॉजिक, वीट एंड इमोशन इन अ क्लेवर वे, इनकी जो कविताओं में लॉजिक, वीट और इमोशन भावनाएं क्लेवर वे में होती। और मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या होता है कि फार फेज्ड कंपेरिजन होता है। मेटाफिजिकल पोएट्री में फार फेज्ड, FTCHED, फार फेज्ड कंपेरिजन। कैसा कंपेरिजन, कि ऐसा कंपेरिजन जो आसानी से नहीं समझा जा सके, फार फेज्ड कंपेरिजन, ऐसी तुलना जो आसानी से नहीं की जा सके, है ना। तो वो ऐसी तुलना जो है वो इसमें किसमें, मेटाफिजिकल पोएट्री में। और बाकी जो है मतलब ऐसी तुलना जो कि पहले कभी हुई नहीं है
और लगता है कि इम्पॉसिबल है। अब इस पोएम के बारे में जो आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, दिस पोएम इज ए लिरिक पोएम फुल ऑफ आयरनी एंड सिनिज्म। आयरनी का मतलब क्या होता है, कटाक्ष, है ना, एक मिमिक्री के हिसाब से या उसकी मजाक बनाने के हिसाब से इस तरह से जो बात की जाती है। सिनिसिज्म का मतलब हर एक के प्रति डाउट करना। तो दिस पोएम इज ए लिरिक पोएम फुल ऑफ आयरनी एंड सिनिसिज्म। ये जो पोएम है वो लिरिक पोएम, एक गाने जैसे मतलब है ना, सिंग एक रिदम के साथ वाली पोएम है। और सिनिसिज्म है, उसके बारे में मतलब डाउट सा प्रकट किया गया महिलाओं के बारे में। डन राइट्स अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ फेथफुल एंड ब्यूटीफुल वुमन। फेथफुल का मतलब विश्वसनीय, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। जो डन जो क्या कहता है कि फेथफुल और ब्यूटीफुल महिला को पाना बहुत मुश्किल है। इट हैज 3 स्टांजा, इस पोएम में 3 स्टांजा है, हर एक स्टांजा में 9 लाइन है। द राइम स्कीम इज ABABCD CDD, ये इसकी राइम स्कीम है। टोन जो है इसकी पोएम की वो सार्केस्टिक है, मॉकिंग है और मेटाफिजिकल पोइट से रिलेटेड है। ये इसकी पोएम के बारे में हो गया। फिर इसकी जो हर एक स्टांजा है इसका मैंने आपको अर्थ लिखवा रखा है। द पोएट गिव्स अ लिस्ट ऑफ इम्पॉसिबल टास्क। कवि जो है वह इम्पॉसिबल टास्क की एक लिस्ट देता है कि भाई आप ये सब इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्या कह सकते हैं, ब्यूटीफुल वुमन नहीं मिलेगी जो सुंदर भी हो और क्या कह सकते हैं, वर्चुअस भी हो, गुणवान भी हो, मतलब जो अपने लवर के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति समर्पित भी हो। ही आस्क्ड द रीडर टू कैच ए फॉलिंग स्टार, फाइंड ए मैजिक रूट, टीच हिम टू हियर मरमेड सिंगिंग एंड फाइट हु मेड टाइम पास। वो कहता है कि ये सब चीज़ें आप मतलब फॉलिंग स्टार मतलब टूटते हुए तारों को पकड़ सकते हो। एक मैजिक रूट मतलब जो मरमेड्स ट्री जो है वहाँ से भी आपको बच्चे को बर्थ मिल सकता है, ऐसा भी आप देख सकते हो। हालांकि पेड़ की जड़ से बच्चे का बर्थ होना इम्पॉसिबल है, पर फिर हो सकता है वो भी आपको देखने को मिल जाए। ऐसा जो इम्पॉसिबल जो कहानी सुनी वो कहानी भी सच्ची हो जाए। टीच हिम टू हियर मरमेड सिंगिंग, आप जल परियों के गीत भी आप सुन सकें। परियां किसी ने देखी होती नहीं है, इम्पॉसिबल है ना, ये सब कर सकते हो। अब पता नहीं इस कवि को राम जाने ऐसी क्या चोट हुई जीवन में जो महिलाओं के लिए इस तरह की बात कहता है। दीज आर ऑल इम्पॉसिबल थिंग, ये सभी इम्पॉसिबल थिंग है। लेकिन आप ही कंपेयर्स फाइंडिंग ए फेथफुल टू डूइंग दिस इम्पॉसिबल, मतलब ये इम्पॉसिबल टास्क हो जाए, इस इन इम्पॉसिबल टास्क किया जा सकता है, लेकिन फेथफुल वुमन को पाना मुश्किल है। दूसरे जो स्टांजा है उसमें द पोएट से इवन इफ समवन ट्रैवल्स फॉर 10,000 डेज एंड नाइट्स, यदि कोई व्यक्ति 10,000 साल, है ना, 10,000 10,000 दिन और रात यदि घूमता है आश्चर्य वाली चीज़ों को देखने के लिए, और वो बहुत सारे आश्चर्य देख भी लेगा, बट वेन दे रिटर्न एंड टेल स्टोरीज ऑफ देयर एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब क्या कह सकते हैं, वो मतलब है ना, एडवेंचरस जो यात्राएं जो होती हैं, एडवेंचर का मतलब कोई भी नया चीज़ है ना, जो अट्रैक्टिव चीज़ वो करना, दे विल नेवर बी एबल टू से। लेकिन वो जो इतना 10,000 दिन और रात घूमने के बाद भी वो कई सारे आश्चर्य वाली चीज़ें देखेगा, लेकिन फिर भी उसको कोई भी ब्यूटीफुल और फेथफुल ऐसी महिला उसको नहीं मिलेगी। और फिर लास्ट में कहता है कि हो सकता है मुझे ऐसा मिल भी जाए, इवन इफ समवन टेल्स द पोएट दैट ए फेथफुल ब्यूटीफुल वुमन एग्जिस्ट नियर बाय। कोई पोएट कहता है कि इफ समवन टेल्स द पोएट, कोई समवन का मतलब कोई, पोएट को कवि को बताए कि फेथफुल मतलब विश्वसनीय और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर महिला उनके पास ही रहती है, ही वुड नॉट गो टू मीट हर, वो उसको मिलने नहीं जाएगा। ही बिलीव्स दैट बाय द टाइम ही रीचेज हर शी वुड ऑलरेडी बी अनफेथफुल टू 2 or 3 men, कि जब तक वो वहाँ पहुंचेगा तब तक वो 2 और 3 के साथ जो है वह अनफेथफुल हो चुकी होगी। द पोएट इज श्योर ऑफ नो सच वुमेन एग्जिस्ट, पोएट ये निश्चित रूप से है कि उसकी इस दुनिया में कोई भी सच्ची और सुंदर महिला नहीं होती है। अब वैसा भी उनका अपना आइडिया है। सेंट्रल आइडिया इसके बारे में आप याद करो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड वुमन हु इज बोथ ब्यूटीफुल एंड फेथफुल। मतलब इस कविता का मुख्य विचार ये है कि ये इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है क्या पाना, टू फाइंड वुमन जो कि ब्यूटीफुल भी हो और फेथफुल भी हो। द पोएट यूजेज इम्पॉसिबल टास्क, कवि जो है इम्पॉसिबल टास्क बताता है, मेटाफर और कई सारे लिटरेरी फिगर्स यूज करता है, टू शो दैट सच ए वुमन डजंट एग्जिस्ट, कि ऐसी महिला, सच अ वुमन, इस तरह की महिला, सच अ वुमन डज नॉट एग्जिस्ट, ये कहता है कवि। द पोएम रिफ्लेक्ट्स, द पोएम कविता रिफ्लेक्ट्स अ सिनिकल एंड पेसिमिस्टिक व्यू, सिनिकल का मतलब किसी को डाउट करना, पेसिमिस्टिक मतलब बिल्कुल निराशावादी व्यू ऑफ वुमन, महिलाओं के विचार। इट इज अ मेटाफिजिकल पोएट्री, यह मेटाफिजिकल पोएम है, फुल ऑफ फार फेच्ड कंपेरिजन, बहुत ही दूर की तुलना, जिसको कि कंसिट का गया, नाम कंसिट दिया गया, जैसे सिमिली होता है ना, सिमिली है ना, और सिमिली में भी कंपेरिजन होता है, मेटाफर में भी कंपेरिजन होता है, और इसमें भी कंसिट में भी कंपेरिजन होता है। सिमिली में जो कंपेरिजन होता है वो एज और लाइक वर्ड के साथ है, शी इज लाइक
मून, है ना, चंद्रमा की तरह सुंदर है ना। और फिर अपन कहते हैं शी इज मून, शी इज मून, ये क्या है, वो शी इज लाइक मून, लाइक मून सिमिली है, शी इज मून मेटाफर है, और फार फेज जो कंपैरिजन है वो इम्पॉसिबल टास्क का जैसे है ना, वो कंसिडर कहलाता है। तो ये जो पोएम है मैंने आपको इसको बहुत शॉर्ट में समझा दिया है। फिर आप इसके बारे में जितना आप जो पढ़ सकें अच्छे से पढ़ें, और इसके ये इंपॉर्टेंट कोटेशन भी हैं जो इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। और खास करके दी सेंट्रल आइडिया, मुख्य जो थीम है इसकी वो आप याद कर लें। मैंने आपको इसका हिंदी बता दिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ वुमन, एक महिला को पाना जो कि सुंदर, ब्यूटीफुल हो, सुंदर और फेथफुल हो मुश्किल है। फिर वो इम्पॉसिबल टास्क, कभी द पोएट यूजेज इम्पॉसिबल टास्क, कभी कई सारे इम्पॉसिबल टास्क यूज करता है। सच वुमन डज नॉट, ऐसी ऐसी महिला नहीं होती है, नहीं रहती है। द पोएम रिफ्लेक्ट अ सिनिकल एंड पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ वुमन, महिलाओं के प्रति वो सिनिकल है ना, मतलब अविश्वास वाला और निराशा वाला व्यू महिला के प्रति रखता है। इट इज ए मेटाफिजिकल, ये मेटाफिजिकल पोएम है। फार फेज कंपेरिजन, बहुत सारी कंसेप्ट इसमें यूज की गई है। फार फेज मतलब दूर की तुलनाएं, जो तुलनाएं असंभव तुलनाएं, ऐसी तुलनाएं इसमें की गई। आप इसको याद कर लें, और इसके अलावा पोएम के बारे में जो ये लाइन है ये याद कर लें, ये भी आपके काम आएगी। दिस पोएम इज लिरिक पोएम फुल ऑफ आयरन एंड सिनिज्म, ये जो कविता है वो लिरिक कविता है, इसमें आयरन और सिनिज्म बहुत सारा है। डने राइट्स अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए फेथफुल एंड ब्यूटीफुल वुमन। डने कहता है कि इम्पॉसिबल है क्या, फाइंडिंग मतलब पाना, फेथफुल विश्वसनीय और ब्यूटीफुल वुमन को। और इट हैज, इसमें 3 स्टैंजा है, हर स्टैंजा में 9 लाइन है। राइम स्कीम इसकी ये है, कौन सी, ABCD राइम स्कीम है। और द टोन जो है वो सार्केस्टिक है, मतलब व्यंग वाली है और मॉकिंग मजाक बनाने वाली। द पोएम बिलोंग्स टू मेटाफिजिकल पोएट्री। तो आप कम से कम इतना भी याद कर लेंगे तो आप अच्छे से पेपर को कर पाएंगे। खूब सारा पढ़ें, और 1 बाय 1 जैसा भी आप इस कविता को पढ़ सकते हैं पढ़ने की कोशिश करें। समझे, शुरू से ये है आपका, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे भी आप पढ़ना चाहें आप इसको पढ़ें और एग्जाम में लिखने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।